चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में थोड़ा कचरा है जिसे साफ करने की जरूरत है। चंद्रशेखर के इस बयान का बीजेपी के साथ अपनों ने भी विरोध जताया। जेडीयू ने बयान को शर्मनाक बताते हुए शिक्षा मंत्री को बीमार तक करार दिया। रामचरितमानस में कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मुफ्त मत फेंकना। रामचरितमानस को पहले समाज को तोड़ने वाला ग्रंथ बता चुके बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर मानस को लेकर विवादित बयान दिया है। रामचरितमानस में कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में थोड़ा कचरा है जिसे साफ करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मानस में कई ऐसे दोहे हैं जिस पर वो आगे भी सवाल खड़ा करते रहेंगे। मैं ये मानता हूं कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिस पर डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। भाई जब डॉक्टर लोहिया से हम बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी हैं। रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर लोहिया, लेकिन उन्होंने जो अपने किताब में लेखनी में कहा है कि बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन रामायण मेला लगाने योग्य है, मगर कुछ कचरा को उसमें से हटाना। सीधी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री आपके इस बयान से सहमत नहीं दिखते हैं। वो आप पूछिए ना, वो आप पूछिए, आपको लगता होगा, हमें तो नहीं लगता। लेकिन जदयू और मुख्यमंत्री के लोग सहमत नहीं है। अरे आपको लगता होगा, हमको तो नहीं दिखता। मानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर बिहार के सियासत गर्म है। चंद्रशेखर के बयान पर उनके अपनों ने भी विरोध जताया। आरजेडी की सहयोगी जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने इसे चीप पब्लिसिटी के लिए दिया गया बयान बताया। साथ ही उन्हें बीमार भी बता दिया। कहते हैं ना, मेडिकल साइंस में एक अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है साइकेट्रिक केस में। तो ऐसा कुछ उल्टा काम करो कि सबका निगाह आपकी तरफ आए, तो यही उद्देश्य से वो कर रहे हैं और दूसरी कोई बात नहीं है इसमें, बस यही उद्देश्य है उनका। और ये बड़ा शर्मनाक है, इनफैक्ट बहुत ही शर्मनाक है। एक पढ़े लिखे हो करके कैसे अनाप शनाप शिक्षा मंत्री हैं। ऑब्वियसली मैं तो बोला कि ये बहुत शर्मनाक है, मैं घोर निंदा करता हूँ इनका। और ये मैं क्या करूंगा, जो भी है मतलब कि जो सच्चे हिंदू हैं सब निंदा करेंगे इसका। मानस पर शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। बीजेपी ने भी शिक्षा मंत्री पर मानस का अपमान करने का आरोप लगाया है और साथ ही सीएम नीतीश कुमार से उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की मांग की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे देश दुनिया का जो सर्वमान्य ग्रंथ है उस पर इस तरह की बात करना ये बताता है कि शिक्षा मंत्री सही में अशिक्षा मंत्री के रूप में लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। और ऐसे मंत्री को सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो समाज में गलत संदेश फैला रहे हैं। मानस पर इससे पहले भी विवादित बयान देकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नीतीश सरकार की फजीहत करा चुके हैं। अब उनके हालिया बयान से सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो मंत्री के मानस कांड को समझिएगा। आरजेडी के प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और बिहार में शिक्षा बदहाल है और शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने में लगे हैं। पिछली बार दिए गए शिक्षा मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री ने हिदायत दी थी, मानस पर दिए बयान को वापस लेने को उन्होंने बोला था। लेकिन उसके बाद दोबारा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर टिप्पणी कर दी, जिससे यही लगता है कि शिक्षा की बदहाली के ध्यान भटकाने के लिए मानस पर निशाना साधा जा रहा है। शिक्षा से जुड़े सवालों से बचने के लिए मानस को मुद्दा बनाया जा रहा है। जातीय और धार्मिक तनाव बढ़ाने के लिए रामचरितमानस पर बयानबाजी हो रही है और मुख्यमंत्री के मना करने के बावजूद एक खास एजेंडे पर काम कर रहे हैं आरजेडी के मंत्री जी। आगे बढ़ते हैं। नई पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत की। कुशवाहा के निशाने पर आरजेडी और नीतीश रहे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को वही ले जा रहे हैं जहां से 2005 में निकाला था। पूजा अर्चना और भगवान का आशीर्वाद लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अपनी यात्रा पर निकले। जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार से विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत की। कुशवाहा ने पश्चिमी चंपारण के उसी भितहरवा से अपनी यात्रा की शुरुआत की,
जहां से अक्सर नीतीश कुमार अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये अलग बात है कि कुशवाहा के निशाने पर नीतीश और आरजेडी दोनों रहे। कुशवाहा ने कहा कि बिहार को बर्बाद करने वाली ताकत के साथ नीतीश कुमार चले गए हैं। बिहार को जो बर्बाद करने वाली ताकत 2005 के पहले सक्रिय थी, जिसने हर तरह से बिहार को बदनाम कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, और वहीं से नीतीश जी ने किश्ती को छीन कर लाने का काम किया और फिर से वहीं पर फिर से वापस करने की बात नीतीश जी कर रहे हैं। हम लोग अब उस विरासत को बचाने के लिए निकले हैं। कुशवाहा और नीतीश की जोड़ी जुदा हो चुकी है। दो करीबी दोस्त अलग अलग हो चुके हैं। एक दूसरे के शुभचिंतक अब विरोधी बन चुके हैं। तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कुशवाहा को नागवार गुजरी और उन्होंने जेडीयू से नाता तोड़ लिया था। विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान कुशवाहा इसी बात पर प्रहार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार 2005 से पहले वाली स्थिति में जा रहा है। पहले वाली स्थिति में जाने से बिहार को बचाना है। नीतीश जी ने खुद ही हर चीज उसी आरजेडी को सौंपने की घोषणा कर दी है, तो स्वाभाविक रूप से वहां जाने से बिहार को बचाना है। जाहिर सी बात है, यात्रा के दौरान कुशवाहा जनता से संवाद भी करेंगे और लोगों को बताएंगे कि जिस लालू राज को खत्म करने के नाम पर नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के नजदीक जा चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पश्चिमी चंपारण से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कुशवाहा की यात्रा के मायनों को समझिए। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं और तीसरी बार अलग होकर कुशवाहा ने नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना ली है। कुशवाहा के अलग होने की मुख्य वजह नीतीश कुमार के आरजेडी के बहुत नजदीक जाना है और कुशवाहा को लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने जा रहे हैं और इस वजह से एक बार फिर बिहार 2005 के पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। कुशवाहा इसी बात को बताने के लिए यात्रा पर निकले हैं और इसके अलावा कुशवाहा समाजवादी विचारधारा को बचाना चाहते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का जंग लग चुका है। त्रिवेणी संगम की विरासत में हिस्सेदारी चाहते हैं। यादव, कोयरी और कुर्मी की सत्ता में भागीदारी के लिए त्रिवेणी संगम बनाया था। नीतीश और लालू प्रसाद सत्ता सुख भोग चुके हैं, अब कुशवाहा को हिस्सेदारी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र के दूसरे दिन बजट पेश होने के पहले बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में और सदन के बाहर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह जानिए। ये दो तस्वीरें देखिए, सदन के अंदर हंगामा, सदन के बाहर हंगामा। आप दीजिए, जवाब दीजिए। विधानसभा के अंदर हंगामा, एक कागज सीसीटीवी कैमरा खाने के अंदर की हत्या की जाती है। विधान परिषद में हंगामा और हंगामे की वजह रहे बिहार सरकार के दो मंत्री सुरेंद्र यादव और इसराइल मंसूर। अग्निवीरों पर आपत्तिजनक बयान और मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या का मामला बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में गूंजता रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते थे कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। आज अपराधियों को बचाने में जो जंगल राज के समय में लालू जी करते थे, नीतीश जी आज आप भी अपने मंत्रियों को, अपराधियों मंत्री को संरक्षण दे रहे हैं। ये दिख रहा है कि अब जंगल राज नीतीश कुमार के दरबार में पहुंच गया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया। बीजेपी ने मंत्री सुरेंद्र यादव के खिलाफ कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया। कार्यस्थगन प्रस्ताव नामंजूर होने के बाद बीजेपी विधायक वेल में पहुंच गए, नारेबाजी की। उधर यही हाल विधान परिषद में दिखा। बीजेपी सदस्यों की नारेबाजी लगातार चलती रही। सरकार की ओर से कहा गया कि अगर नेता प्रतिपक्ष की बात सही है तो सरकार नियमों के तहत जांच कराएगी, लेकिन बीजेपी के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि इन्हें बर्खास्त किया जाए और हर सूरत में बर्खास्त किया जाए। बीजेपी विधायकों का कहना है कि सरकार जब तक मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तब तक सदन के अंदर और बाहर आवाज उठाते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा में हंगामे की वजह जानिए। आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र यादव ने अग्निवीरों के लिए विवादित बयान दिया था। सुरेंद्र यादव के बयान की गूंज बजट सत्र में सुनाई दी और सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया।
सुरेंद्र यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग करते हुए कार्यस्थगन का प्रस्ताव किया गया था और कार्यस्थगन प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने से नाराज बीजेपी विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की थी। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में राहुल नाम के युवक की हत्या मामले को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मंत्री इसराइल मंसूरी के इस्तीफे की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले को देखा जा रहा है। उस हत्यारा मंत्री वहाँ के एनटीपीसी के छाई का ठेका लिया है। बिहार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी, जिन पर मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या कराने का आरोप है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और मंत्री इसराइल मंसूरी की भूमिका की जांच की मांग कर दी। का नाम है नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। 9 तारीख को घटना घटा, आज तक एफआईआर नहीं हो सकता है और मंत्री के रहते उस गरीब को इंसाफ नहीं मिल सकता है। उच्च स्तरीय इसकी जांच करवाइए और उनको तुरंत हटवाइए, एफआईआर के लिए आदेश दीजिए। हंगामा इस कदर बढ़ा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खड़े होकर जवाब देना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने कागज देख लिया है, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पूरे मामले की जांच करा ली जाए। आप लोगों ने भी कागज भेजा है, देख लिया है और हमने अधिकारियों को कह दिया है कि इसको पूरी तौर पर वहां से सारे चीज की जानकारी लीजिए और पूरा जांच पड़ताल कर लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत इस तरह से नहीं होना चाहिए। विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों ही जगह लग रहे आरोपों पर खुद मंत्री इसराइल मंसूरी ने सफाई दी। कहा, हत्यारा हथियार के साथ पकड़ा जा चुका है, घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है। हत्यारा ऑन स्पॉट जब घटना स्थल पर हथियार के साथ पकड़ा जाए तो उस जांच का विषय है वो किसके साथ है जुड़ा हुआ। हालांकि मृतक राहुल के परिजनों का कहना है कि दबाव की वजह से मंत्री इसराइल मंसूरी का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है। इसराइल मंसूरी मरवा दी, हमारा बेटा तो परीक्षा देने के लिए आए। हाँ, इसराइल मंसूरी मरवा दी। इसराइल मंसूरी के हम कहाँ बिगाड़ा है, हम लोग गरीब लोग से गरीब को देख नहीं चाहता। ये सब तक दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है, उनका भी नाम हम दर्ज दिए थे, बाकी उनका नाम दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कुछ नहीं बोल रहा है। एसपी और डीएसपी यहाँ भी आए, वहाँ बयान भी लिए, फिर भी कोई अथी नहीं। मुजफ्फरपुर में 9 फरवरी को कांटी थर्मल पावर के नजदीक धरना दे रहे एक युवक की हत्या की गई। हत्या का आरोप मंत्री इसराइल मंसूरी पर लगता है। आरोप है कि मंत्री इसराइल मंसूरी ने ही हत्या की साजिश रची, जिस मामले पर मंगलवार को सदन के बाहर और अंदर खूब हो हंगामा होता रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए। 9 फरवरी को मुजफ्फरपुर में राहुल सहनी की हत्या हुई थी। कांटी थर्मल पावर के नजदीक धरना देते समय उनकी हत्या हुई और घर वालों ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी पर हत्या कराने का आरोप लगाया था। मृतक राहुल के पिता का आरोप है कि उसने पुलिस को भी इसराइल मंसूरी का नाम बताया था, लेकिन एफआईआर में मंत्री इसराइल मंसूरी का नाम शामिल नहीं है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में मंत्री पर एफआईआर नहीं हुआ। बीजेपी ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करते हुए विधानसभा में हंगामा किया और खुद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। मुख्यमंत्री ने सदन में पूरे मामले की जांच की बात कही। हालांकि मंत्री इसराइल मंसूरी का कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार के बजट में युवाओं और रोजगार पर विशेष फोकस था। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा में बिहार का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कुल 2,61,855 करोड़ का बजट पेश किया है। 2023-24 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल में बिहार के बजट का आकार 3 गुना बढ़ा है। इस बजट का आकार 22-23 में 2,37,691.19 करोड़ रुपए के विरुद्ध इस वर्ष 2,61,885.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है महोदय। इस बजट में वित्त मंत्री ने बिहार में बम्पर बहाली किए जाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 का प्रथम अवयव
युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। राज्य की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। युवा भविष्य के आधार होते हैं। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है। बजट में अलग अलग पदों पर और अलग अलग सेवा में होने वाली बहाली का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने बताया, बिहार लोक सेवा आयोग में करीब 49,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी, जबकि कर्मचारी चयन आयोग से 2900 नौजवानों को जॉब मिलेगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग को करीब 12,000 यानी कुल मिलाकर 63,900 पदों पर भर्ती के लिए सूचना भेजी जा चुकी है। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार पुलिस में 75,543 के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 90,762 विज्ञापित पदों के विरुद्ध 42,000 टीचरों की नियुक्ति की जा चुकी है। बचे हुए 48,762 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। बिहार लोक सेवा आयोग को लगभग 49,000, कर्मचारी चयन आयोग को लगभग 2,900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12,000, अर्थात कुल 63,900 पदों की अधियाचना भेजी जाती। हालांकि कुछ दिनों पहले तक 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की जाती थी, लेकिन बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने नौकरी की जगह 10 लाख रोजगार की बात कही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। सवाल है कि बजट से रोजगार मिलेगा। बिहार के वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश हुआ और वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2,61,855 करोड़ का बजट पेश किया। बिहार के बजट में नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर फोकस रखा गया और सरकार ने 10 लाख रोजगार का वादा किया है। इधर बीपीएससी से 49,000 युवाओं की बहाली की बात कही गई और बीएसएससी में 2,900 युवाओं को नौकरी की बात, बीटीएससी में 12,000 युवाओं की बहाली की बात। उधर बिहार पुलिस में 75,543 युवाओं की बहाली की बात कही गई। नौकरी के अलावा रोजगार देने की भी योजना है और रोजगार के लिए युवाओं को ट्रेंड किया जा रहा है। हालांकि चुनाव के समय तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की बात करते रहे। इधर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने महागठबंधन सरकार की पहले बजट को पूरी तरह से नकार दिया। बिहार के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इस बजट को पूरी तरह से केंद्र पर आश्रित बताया। 10 जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, वो चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, पीएचईडी हो, पथ निर्माण हो, जल संसाधन हो, इनके बजट में कोई वृद्धि नहीं हुई है, यथास्थिति है। और शिक्षा के बजट में केवल 2 करोड़ की वृद्धि और हेल्थ के बजट में केवल 82 करोड़ की वृद्धि की गई। इसलिए मैंने कहा कि ये यथास्थितिवादी बजट है और केंद्र आश्रित बजट है, क्योंकि कुल बजट का 60% हिस्सा एक केंद्रीय मदद के रूप में बिहार को मिलेगा। कुछ नहीं है जो पहले से किया गया था। नियुक्ति बहाली का जो लगभग 3.5 लाख 4 लाख नियुक्ति बहाली की प्रक्रिया को जो शुरू किया गया था, उसको भी रद्द कर करके उसको भी नए ढंग से विज्ञापन के माध्यम से चचा भतीजावाद और उगाही का खेल का एक नया वातावरण बनाया जा रहा है और बजट में कोई प्रावधान नहीं है। ये लोगों के पास बजट ही नहीं है, रेवेन्यू ही नहीं है और जब तक रेवेन्यू उत्पन्न नहीं होगा तब तक बिहार कैसे बढ़ेगा। 33 वर्षों से नीतीश कुमार का राज है, कुछ हुआ ही नहीं। उसके पहले तुलना तो करिए, किससे तुलना करना है? राजद से तुलना करना है कि कांग्रेस से तुलना करना है? भाजपा तो आने वाली है ना, तो भाजपा से तुलना करना है तो 25 का इंतजार कीजिए। खर्च करने में 31 मार्च तक नहीं हो पाइएगा। तो आपका जो बजट पिछले साल का था 2,37,000 करोड़, वह क्या आप 31 मार्च तक खर्च कर लेंगे? इसका भी माननीय वित्त मंत्री को विधानसभा में और जनता के सामने साफ साफ रखना चाहिए। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।